Hello, dear students. How are you? This is Archit sir. I hope everyone is fine. This is today's next lecture. I have come with a very important lecture today. That's the human heart. In the previous lectures, we discussed about the double circulation. We discussed about open and closed circulation. We discussed about the blood vessels like arteries, veins, capillaries, and all that. Okay. So now it's the turn to discuss the very important the pumping organ that's called the heart. Okay, ह्यूमन हार्ट. चलिए आज हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन हार्ट क्या होता है और इसके अंदर के चेम्बर्स और इसके अंदर की जो सर्कुलेशन होती है, ठीक है, उसको हम अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, ओके. द ह्यूमन हार्ट. ओके, पहली बात मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, ह्यूमन हार्ट जो है ना, इट इज mesodermal in origin. mesodermal in origin. mesoderm मतलब जो प्राइमरी 3 जर्म लेयर जो होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सबसे ये 3 जर्म लेयर्स जो बनते हैं, जहाँ से सारे बॉडी के सारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स जहाँ से डेवलप होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं जर्म लेयर्स. उन जर्म लेयर्स में से मेसोडर्म एक जर्म लेयर है जहाँ से हार्ट डेवलप हो जाता है. सो द फेट ऑफ 3 जर्म लेयर्स इज ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड. कौन सा ऑर्गन, कौन सा टिश्यू, कौन से जर्म लेयर से डेवलप होता है, ये ऑलरेडी तय होता है. ओके, हार्ट हमेशा मेसोडर्म से डेवलप होगा, ये कभी एक्टोडर्म या कभी इंडोडर्म से डेवलप नहीं हो सकता. ठीक है, और स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियोलॉजी. अगर हम हार्ट के लोकेशन की बात करें सबसे पहले, ठीक है, तो हार्ट इज लोकेटेड इन द thoracic कैविटी में लोकेटेड होता है हार्ट. ये जो कैविटी है, ठीक है, दिस कॉल्ड एज thoracic कैविटी. और ये नीचे वाली कैविटी को हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं. ठीक है, डायफ्राम एक ऑर्गन होता है यहाँ पे लंग्स के जस्ट नीचे, ठीक है, जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं. डायफ्राम जो thoracic कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से क्या करता है, अलग करता है. तो इसी thoracic कैविटी में आपको, या चेस्ट कैविटी बोलते हैं, thoracic कैविटी बोलो या चेस्ट कैविटी, इसी में हार्ट प्रेजेंट होता है. ठीक है, एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन द टू लंग्स. 2 लंग्स के दरमियान प्रेजेंट होता है. स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ये स्लाइटली टिल्टेड होता है. स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट. ओके, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट होता है. समझ गए बात को? अच्छा, इसके साइज की अगर हम बात करें, इसका साइज जो है वो एक बंद मुट्ठी जितना होता है, बंद मुट्ठी. ठीक है, क्लेंचड फिस्ट. ठीक है, द साइज ऑफ द हार्ट इज सेम एज दैट ऑफ क्लेंचड फिस्ट. बंद मुट्ठी जितना साइज होता है हार्ट का. ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखा जाए हार्ट जो है, इट इज सराउंडेड बाय मीन्स ऑफ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड एज पेरिकार्डियम. ठीक है, पेरिकार्डियम. व्हाट इज पेरिकार्डियम? पेरिकार्डियम क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस, ठीक है, कवरिंग है, ठीक है, स्ट्रक्चर है. ओके, इट्स फिल्ड विद पेरिकार्डियल फ्लूइड. पेरिकार्डियल फ्लूइड से ये भरा हुआ रहता है. ये फ्लूइड हार्ट को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, ये फ्लूइड हार्ट को जो फ्रिक्शन को कम करता है. ठीक है, और प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है. ओके, बहुत सारी चीज़ों से ये फ्लूइड इसको
प्रोटेक्ट करता है। पेरिकार्डियम इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जो हार्ट के बाहर जो दो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहता है उसको पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। जिस तरह लंग्स में हमने देखा था, लंग्स में जो कवरिंग होती है डबल मेम्ब्रेन कवरिंग, उसको प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। वहाँ पे भी एक फ्लूइड हुआ करता है, तो वो फ्लूइड जिस तरह से वहाँ पे फ्रिक्शन को कम करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसी तरह यहाँ पे भी ये पेरिकार्डियम होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड पास हो जाता है जो फ्रिक्शन लेस मूवमेंट करवाता है, और दूसरा जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। हार्ट के चेम्बर्स की बात करें, चेम्बर्स कितने चेम्बर्स हैं हार्ट में? चेम्बर्स ऑफ द हार्ट 4, ठीक है। इसमें 2 एट्रिया होते हैं, ठीक है, और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। यहाँ पे कंप्लीटली 4 चेम्बर्ड हार्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स की फॉर्म में। समझ गए बात? समझ गए बात? 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। हार्ट के अंदर कुछ वेल्व्स भी होते हैं, ओके, हम उन वेल्व्स की भी बात करेंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले हार्ट का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा चेम्बर्स वगैरह वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ओके। तो ये पहले आप लिख लो, इसके बाद हम हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये 4 चैम्बर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, ओके, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। बीच में यहाँ पे सेप्टम होता है जो इन 2 वेंट्रिकल्स को आपस में क्या करता है, ओके। सो ये जो सेप्टम है, 2 एट्रिया के दरमियान का जो सेप्टम है, ठीक है, थिन होता है, मस्कुलर होता है, ओके, एंड दिस सेप्टम इज कॉल्ड एज इंटरएट्रियल सेप्टम, इंटरएट्रियल सेप्टम, इंटरएट्रियल सेप्टम, इंटरएट्रियल सेप्टम। इसी तरह वेंट्रिकल्स के दरमियान के सेप्टम को हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के नाम से जानते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ओके। अच्छा, यहाँ पे ये सेप्टम थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है, और ये थिन होता है। क्या होता है? ये वाला। अच्छा, सो यहाँ पे भी एक सेप्टम देखने को मिलता है। कहाँ पे? एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान जो सेप्टम आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दिस इज कॉल्ड एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि ये सेप्टम एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान देखने को मिलता है। ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, ठीक है। इस तरह यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये जो सेप्टम है एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान, दिस इज कॉल्ड एज एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ओके। अच्छा, तो 4 चेम्बर्स इस तरह से यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। एट्रिया जो है, एट्रिया, ठीक है, एट्रिया जो होते हैं, ओके, ये जो एट्रिया होते हैं, ये थोड़े से स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स, ठीक है, ऊपर की तरफ होते हैं, अपर साइड में पाए जाते हैं, और दे आर कॉल्ड एज रिसीविंग चेम्बर्स। ये रिसीविंग चेम्बर्स होते हैं, ये ब्लड को रिसीव करते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज रिसीविंग चेम्बर्स। वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं, हाँ, लोअर होते हैं वेंट्रिकल, ठीक है, एट्रिया से के नीचे होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज पंपिंग चेम्बर्स, दे आर कॉल्ड एज पंपिंग चेम्बर्स। ये ब्लड को पंप करते हैं। समझ के बाद, तो 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, टोटल चेम्बर्स होते हैं 4। देन
ये जो एरिया है दिस इज वेंट्रिकल वाला एरिया। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक जिसको हम बोलते हैं inferior vena cava। inferior, this is called as inferior vena cava। एक inferior vena cava होता है, एक superior vena cava होता है। superior इस साइड में होता है, this is called as superior vena cava। superior vena cava, ठीक है। superior vena cava, इसके पास एक वैल्व होता है जिसको बोलते हैं हैवर्शियन वैल्व। क्या बोलते हैं इसको? हैवर्शियन वैल्व, जहाँ पे ओपन होता है, हाँ, स्पिरिट वेना का, जहाँ पे राइट एट्रियम में ओपन होता है वहाँ पे एक वैल्व होता है, ठीक है, जो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। इसी तरह यहाँ पे भी एक वैल्व होता है जिसको हम थिबेशियन वैल्व के नाम से जानते हैं। तो ये ऐसे इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, बॉडी के सारे जो वेन्स हैं, ठीक है, बॉडी के जितने भी वेन्स हैं, जो डिऑक्सिनेट ब्लड है, वो पूरा डिऑक्सिनेट ब्लड यहाँ पे आके इनमें वो सारे वेन्स यहाँ पे आके ज्वाइन हो जाते हैं। बॉडी के लोअर जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, लोअर ऑर्गन्स, एब्डोमिनल ऑर्गन लाइक स्टोमक हो गया, ठीक है, इंटेस्टाइन्स हो गए, लिवर हो गया, किडनीज हो गए, वहाँ से जो भी डिऑक्सिनेट ब्लड है वो इसके थ्रू, इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू वो कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में चला जाएगा, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि यहाँ से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में नहीं जाता ब्लड, ठीक है, वो राइट एट्रियम में ही जाता है, ये पीछे से इसके साथ ही कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसी तरह ऊपर वाला जो पार्ट है बॉडी का, वो ऊपर के बॉडी के ऑर्गन से जो भी डिऑक्सिनेट ब्लड आएगा, ठीक है, वो सुपीरियर वेना कावा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे वो सारे वेन्स, और अल्टीमेटली यहाँ पे डिऑक्सिनेट ब्लड, पूरी बॉडी का जो डिऑक्सिनेट ब्लड है वो राइट एट्रियम में डंप किया जाएगा उसको, ठीक है। बाद में वो ब्लड, डिऑक्सिनेट ब्लड वेंट्रिकल्स में पहुंच जाएगा। कहाँ पे पहुंच जाएगा? वेंट्रिकल। सो दिस इज ए वेंट्रिकल वाला पार्ट। देन यहाँ से ये ब्लड कहाँ जाएगा? यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, ठीक है, एक आर्टरी होती है जिसको पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ये पूरा डिऑक्सिनेट ब्लड जो है ना, डिऑक्सिनेट ब्लड को बाहर करता है। इसको बाहर करता है, डिऑक्सिनेट ब्लड को बाहर करता है। ये पूरा डिऑक्सिनेट ब्लड यहाँ से बाहर जाएगा, समझ गए बात? पूरा डिऑक्सिनेट ब्लड यहाँ से क्या जाएगा? बाहर जाएगा, ऑक्सीजनेशन के लिए जाएगा लंग्स की तरफ। किसकी तरफ? लंग्स की तरफ जाएगा, समझ गए बात? ये जो टी लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिल रहा है, दिस टी लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं इसको। दिस कॉल्ड एज pulmonary artery. It is the only artery which carries deoxygenated blood. याद है मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा था, arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery. इसी तरह veins carry deoxygenated blood except pulmonary veins, ठीक है। तो ये वाला जो डेफिनेशन है ये बहुत पुराना डेफिनेशन है, बच्चों वाली डेफिनेशन बोलते हैं उसको। आर्टरीज बेसिकली क्या होते हैं? आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर फेंकती है, ठीक है, दूर करती है, अवे फ्रॉम द हार्ट। और वेन्स क्या होती है? वेन्स मतलब ऐसी ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, जो हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आती है। इसमें कोई, इस डेफिनेशन में कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, समझ गई बात? ओके, अच्छा, तो दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, इस तरह से ब्लड कहाँ जाएगा? डिऑक्सीनेटेड ब्लड जो है ये लंग्स की तरफ जाएगा। इट विल गो टू लंग्स फॉर किसके लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक है। लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो जाएगा ब्लड का, वो ब्लड फिर से, वो ब्लड क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड
ठीक है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स में आ जाएगा थ्रू वेन्स। 4 पल्मोनरी वेन्स होती है, याद रखना, 2 इस साइड में होती है और 2 इस साइड में होती है। ठीक है, ये 2 भी ओपन इधर ही होती है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर होगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल उस ब्लड को पंप करेगा। देखो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल है ये काफ़ी थिक होता है, इट इज़ वेरी वेरी थिक, ओके, क्योंकि इसको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होना है, इसको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि ये ब्लड जो यहाँ से निकलने वाला है लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर जो ब्लड जाएगा आयोटा के थ्रू, ठीक है, उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करना है। ठीक है, द ब्लड हैज़ टू बी रीच्ड टू एवरी सेल एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। कुछ सेल्स हमारे पाँव के टोज तक जो सेल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, वहाँ तक एक प्रेशर के साथ ब्लड को पहुँचाना है। सो वो प्रेशर कहाँ से जनरेट होगा? जब एक वेंट्रिकल जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये वेंट्रिकल जोर से कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा? जब इसके पास उतने सारे मसल्स होंगे। इसीलिए वेंट्रिकल जो है, ठीक है, इट इज़ द थिकेस्ट चेम्बर, थिकेस्ट, इसका जो वॉल रहता है वो सबसे ज़्यादा थिक होता है। समझ के बात को? ये भी थिक होता है ये वाला वेंट्रिकल, लेकिन उतना नहीं होता। डिग्री ऑफ थिकनेस जो है वो सबसे ज़्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल में देखने को मिलता है, फिर राइट वेंट्रिकल में देखने को मिलता है, और उसके बाद एट्रिया में देखने को मिलता है। ठीक है, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा बच्चों? ये जाएगा बाहर मतलब आयोटा के थ्रू बाहर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ऐसा ये दिखाऊंगा, एक ऐसा एस लाइक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, ठीक है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? जिसको आप आयोटा के नाम से जानते हैं। आयोटा, दिस इज नथिंग बट आयोटा, दिस इज नथिंग बट आयोटा। दिस इज नथिंग बट आयोटा, ओके। अच्छा, दिस इज आयोटा, ओके। ये आयोटा मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज आयोटा। ये देखो, ये आयोटा है, पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से बाहर जाएगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा, हार्ट से बाहर जाएगा। हार्ट से बाहर कहाँ जाएगा? हार्ट से वो बाहर जाएगा, पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। इट विल गो टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द all the cells and tissues, to all body organs और tissues तक जाएगा। समझ के बात को? So this is called as aorta, and this structure, T-like structure, इसको pulmonary artery बोलते हैं। ओके, pulmonary artery बोलते हैं, और ये इसको क्या बोलेंगे? इसको आयोटा बोलेंगे, आयोटा। दिस इज आयोटा। ये पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा। आयोटा एक लार्जेस्ट आर्टरी मानी जाती है पूरी बॉडी में। यहाँ से बाकी आर्टरीज निकलती है, छोटी छोटी आर्टरीज निकलती है। ठीक है, वो आर्टरीज और छोटी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, वो सारी आर्टरीज, ये सारी आर्टरीज जो है ना आयोटा के साथ, आयोटा के बाद ये सारी आर्टरी जितने भी निकलती है यहाँ से, वो सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अल्टीमेटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी की पूरी सेल्स और बॉडी की पूरी टिश्यूज़ और ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है। वहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ होता है, न्यूट्रेंट्स यूज़ होते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड में जाता है, ब्लड क्या हो जाता है? डीऑक्सीनेटेड हो जाता है। वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस से, हाँ, इसी साइकिल के थ्रू, ठीक है, पूरे बॉडी से वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में चला जाएगा। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से फिर थ्रू पल्मोनरी आर्टरी वो लंग्स की तरफ जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन। फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ठीक है, ये जो पल्मोनरी वेन, 4 पल्मोनरी वेन्स मैंने बताए ग्रीन कलर के, ठीक है, इनको पल्मोनरी वेन्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इनको? पल्मोनरी
वेन्स, ये पल्मोनरी वेन्स होती है बेटा। क्या होती है? पल्मोनरी वेन्स होती है। ये पल्मोनरी वेन्स क्या करती है? दे आर द ओनली वेन्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाकी सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, ठीक है। दिस एक्सेप्शनल केस। समझ गए बात को? ओके। तो ये तो 4 चेम्बर्स की हमने बात की, 1 2 3 और 4। अब जो वेल्व्स हैं, वेल्व्स कितने वेल्व्स हैं हार्ट में? वेल्व्स कितने हैं हार्ट वेल्व्स? चलो हम नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस करने की कोशिश करें। पहले इसको लिखो 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 जल्दी इसको। ठीक है, हार्ट वेल्व्स। एक तो हमने हैवर्जियन वेल्व और थिबेशियन वेल्व की हमने बात की। ओके, हैवर्जियन वेल्व जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? अपने सुपीरियर वेना कावा में देखने को मिलता है। और थिबेशियन वेल्व कहाँ पे होता है? इंफीरियर वेना कावा में होता है। समझ गए बात? अब जो ये जो बाकी जो वेल्व्स हैं उसमें एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स आते हैं। क्या आते हैं? मैं आपको दिखाऊंगा। देखो पहले हाँ, वापस से हार्ट पे चलते हैं, ठीक है। वापस से हार्ट पे चलते हैं। देखो, एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व्स होते हैं, ठीक है, ये जो वाल्व्स होते हैं यहाँ पे वाल्व्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनको हम यहाँ पे ये जो वाल्व होता है, ठीक है, और ये वाल्व, क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान है, इसलिए इनको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। क्या बोलते हैं इनको? एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। एक तो ये पेयर होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स का एक पेयर होता है। और कहाँ पे होता है वाल्व्स? और यहाँ पे होता है, इसके यहाँ पे एक वाल्व होगा, यहाँ पे एक वाल्व होता है। इन वाल्व्स को हम बोलते हैं सेमी ल्यूनार वाल्व्स। क्या बोलते हैं इनको? सेमी ल्यूनार वाल्व्स। समझ के बाद तो ए पेयर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स होता है, ठीक है। A pair of AV valves and a pair of semi-lunar valves. AV valves, atrioventricular, इनको बोलते हैं atrioventricular valves. ओके, इसमें राइट साइड में एक है, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर, राइट एवी वैल्व आएगा, और लेफ्ट साइड में एक है तो लेफ्ट एवी वैल्व आएगा, ठीक है। अच्छा, राइट एवी वाला जो है, राइट एवी वैल्व, ठीक है, इसको ट्राइकस्पिड वैल्व भी बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वैल्व, ठीक है। और लेफ्ट एवी वैल्व को हम बाइकस्पिड वैल्व के नाम से जानते हैं। इसको कभी कभार मिट्रल वैल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिट्रल वैल्व, ठीक है। सेमी ल्यूनार वैल्व जो है, ठीक है, सेमी ल्यूनार वैल्व एक आयोटा के पास होता है और एक पल्मोनरी आर्टरी के पास होता है। पल्मोनरी आर्टरी के पास जो वैल्व है उसको पल्मोनरी वैल्व के नाम से जानेंगे, और आयोटा के पास जो वैल्व रहता है उसको आयोटिक वैल्व के नाम से जानते हैं। तो हियर इज ए पेयर ऑफ, वन पेयर इसका, एक पेयर इसका होता है और एक पेयर इसका होता है, ठीक है। सारी वेन्स में आपको ये वेल्व्स आपको देखने को मिलेंगे, ओके। आर्टरीज में वेल्व्स नहीं होते, वेन्स में होते हैं, बट पल्मोनरी वेन्स के केस में वेल्व्स नहीं होते, ओके। तो पल्मोनरी वाल्व, एओर्टिक वाल्व, एक सेमील्यूनर, पेयर ऑफ सेमील्यूनर वाल्व, और एक एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स होता है। उसमें राइट और लेफ्ट वाला, राइट को ट्राइकस्पिड और लेफ्ट को बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। सो वाल्व्स का काम क्या है बेसिकली? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाल्व्स? दे maintain the unidirectional flow of blood
ठीक है, ये बैक फ्लो को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, वेल्व्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। वेल्व्स का काम क्या होता है, दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, backflow of the blood. They maintain unidirectional flow of the blood, ब्लड का एक फ्लो जो है उसका यूनिडायरेक्शनल फ्लो, उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, वापस से डायग्राम पे चलते हैं। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ से ब्लड जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कौन, वेंट्रिकल, तो ब्लड यहाँ से जाएगा इस डायरेक्शन में। ओके, सो वापस ब्लड आने की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो इस ब्लड को क्या करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये जो आयोटा है, ठीक है, आयोटा के पास वेल्व्स यहाँ पे होते हैं, एक सेमिल्यूनर वाल्व। सेमिल्यूनर मतलब ये चांद जैसे इस तरह से होते हैं। ठीक है, चांद जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, सेमिल्यूनर वॉल्व बोलते हैं इसको। ओके, और तो ये क्या करता है, ये भी बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। जैसे वेंट्रिकल जैसे जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, वापस अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड जाना मुश्किल है, क्योंकि वेल्व्स उसको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो ये ज़रूरी भी है। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वेल्व्स हैं, ये दो वेल्व्स। ओके, तो ये दो वेल्व्स में भी क्या बैक फ्लो प्रिवेंट किया जाता है। ओके, ठीक है, ये जो ब्लड यहाँ से यहाँ आया, यहाँ ब्लड जो यहाँ से इधर गया, देखो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, याद रखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, ये जो ब्लड होता है, ठीक है, वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड यहाँ से इधर जाएगा और यहाँ से इधर जाएगा। ओके, ब्लड चला गया इधर, तो उस टाइम पे ये वाले वाल्व्स क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। आप समझ रहे बात को, उस टाइम पे ये वाले वाल्व्स क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और ये वाले वाल्व्स ओपन हो जाते हैं। ओके, समझ रहे बात। सो दिस इज हाउ वाल्व्स वर्क, बिकॉज एक बार ब्लड यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से इधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है उसको, ना ही कोई गुंजाइश है। ब्लड को बस एक ही रास्ता होता है ब्लड को जहाँ से जाने का, वो सिर्फ ये रास्ता होता है। ओके, ठीक है, जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ब्लड पूरा सिर्फ ये दो रास्ते से बाहर जा सकता है, क्योंकि ये दो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ओके, ओके, समझ गए बात को। अच्छा, तो ये जो वॉल होता है, क्या वेंट्रिकल का जो वॉल होता है, ठीक है, इसका जो वॉल होता है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके वॉल के साथ जगह जगह पे आपको मसल्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, मसल्स। इन मसल्स को हम बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं इनको, पैपिलरी मसल्स। जिन मसल्स से अटैच होते हैं, क्या अटैच होते हैं एक स्ट्रक्चर जिसको हम कॉडी टेंडनी बोलते हैं, जो एक साइड से वाल्व्स के साथ जुड़ जाते हैं, एक साइड से इन पैपिलरी मसल्स के साथ जुड़ जाते हैं। इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम दोनों साइड में, ये ऐसा हो जाता है, दोनों साइड में आप देखेंगे, ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉडी टेंडनी। क्या बोलते हैं इसको, ये जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इसको हम कॉडे टेंडनी के नाम से जानते हैं, कॉडे टेंडनी। ये कॉडे टेंडनी क्या करता है, ये इन वेल्व्स का इवर्जन होने से बचाता है। इवर्जन का क्या मतलब है हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। दिस कॉडी टेंडनी इट प्रिवेंट्स इवर्जन। ओके, और तो इस तरह से हमने चारों चैम्बर्स को डिस्कस किया, सारे वेल्व्स को डिस्कस किया, ठीक है। और हार्ट के अंदर की जो चीज़ें हैं उनको हमने डिस्कस किया। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी बाकी है, लाइक ऑटोरिदमिक फाइबर्स क्या होते हैं, जैसे ऐसे नोड हो गया, ऐसे नोड यहाँ पे होता है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, एंड यहाँ पे और एक होता है एवी नोड होता है, ठीक है, बंडल ऑफ फिश वगैरह। वो सारी चीज़ें हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। हार्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मुझे उम्मीद है आपने इस हार्ट के स्ट्रक्चर को बड़े अच्छे से और समझा होगा, और आपने इसको राइट डाउन भी किया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो आप इसको अच्छे से एक नोट की फॉर्म में लिखो,
एक बार एनसीईआरटी को भी देख लो, एनसीईआरटी की लाइन अच्छे से पढ़ लो, समझो अच्छे से, और फिर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो। एंड उससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। सो इट्स एनफ फॉर टुडे, टिल टुमारो, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।